नमस्ते। हमारे चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का विचार, सफलता का कोई रहस्य नहीं है, सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह तो मेहनत, परिश्रम और आत्मविश्वास का परिणाम है। यह तो मेहनत, परिश्रम और आत्मविश्वास का परिणाम है। इसी विचार को अपने जीवन में अपनाएं और हमेशा प्रयास करते रहें। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी इकाई 1 हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, जिसके अंतर्गत बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी के विषय में चर्चा करेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेट एग्ज़ाम में हिंदी की संवैधानिक स्थिति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप है। कहीं तो यह क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है तो कहीं परिष्कृत रूप में। राजभाषा, प्रशासनिक भाषा, संपर्क भाषा आदि के रूप में हिंदी भाषा के मानक रूप का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप निम्नलिखित है। बोली, किसी क्षेत्र विशेष में स्थानीय रूप से प्रयुक्त होने वाली साधारण बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है। स्थानीय रूप से प्रयुक्त होने वाली साधारण बोलचाल की भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। बोली में साहित्य का अभाव होता है, लेकिन लोक साहित्य की रचना बोली में ही होती है। एक निश्चित बोली केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। बोली में देश शब्दों का पर्याप्त प्रभाव रहता है। यदि आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित भाषा है तो इसकी बोलियां भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। हिंदी की बोलियां विश्व की सभी भाषाओं से संख्या में बहुत अधिक है। संख्या में अधिक होने के पश्चात भी इन बोलियों में पारस्परिक संबद्धता और साम्य देखने को मिलता है। सभी बोलियां एक दूसरे की पूरक दिखाई देती है। इनके बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं है। व्याकरण, शब्द, ध्वनि, प्रकृति आदि के दृष्टिकोण से सभी बोलियां परस्पर समानता रखती है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये संपूर्ण बोलियां अच्छी तरह से एक दूसरे के द्वारा समझी जाती है। मध्यकाल में पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा तथा पूर्वी हिंदी की अवधि को साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि साहित्य की रचना ब्रजभाषा और अवधि में भरपूर मात्रा में की गई है। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा ने हजारों वर्षों तक शासन किया। अष्टछाप के कवियों में सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, गोविंद दास, छेदस्वामी आदि ने ब्रजभाषा को तत्कालीन साहित्य की प्रमुख भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। कालांतर में बिहारी, रसखान, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, नरोत्तम दास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि कवियों ने ब्रजभाषा को परिपक्वता प्रदान की। अवध क्षेत्र में अवधी भाषा को मुख्यतः तुलसीदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी ने एक महत्वपूर्ण साहित्यिक भाषा का रूप प्राप्त करने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। इन कवियों में ईश्वरदास, अग्रदास, रहीम, लालदास, उस्मान आदि अवधि के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। जो सूफी काव्य है वो अधिकतर अवधी भाषा में रचा गया है। खड़ी बोली ने भी पद्य साहित्य और गद्य साहित्य में अभूतपूर्व प्रगति की। भारतेंदु युग में अब तक खड़ी बोली साहित्यिक रूप से अति समृद्ध भाषा रही है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी खड़ी बोली का प्रसिद्ध काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने खड़ी बोली में अतुकांत काव्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गद्य साहित्य के विविध रूपों में भी खड़ी बोली ने बहुत विकास किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आदि महान साहित्यकारों ने गद्य की विभिन्न विधाओं में खड़ी बोली को समृद्ध कर दिया। खड़ी बोली का गद्य और पद्य दोनों में ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थानी हिंदी की विभिन्न बोलियों में भी साहित्यिक रचनाएं हुई है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख रचनाएं हैं बिसल देव रासो किसका है, नरपति नाला, ढोला मारूरा दुआ किसका है, कुशल राय, वीर सतसई, वियोगी हरि आदि। दादू, मीरा आदि संतों और भक्तों ने भी अपना साहित्य राजस्थानी में लिखा। सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज राठौर प्राचीन राजस्थानी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। ये थी बोली। अब है मानक भाषा।
मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा वह भाषा होती है जिसका मानकीकरण किया गया हो। हिंदी की अनेक बोलियां व उपबोलियां हैं जिनमें खड़ी बोली को मानक हिंदी नाम दिया गया है। इसी खड़ी बोली ने हिंदी में शिक्षा का प्रसार होता है। इस खड़ी बोली के अंतर्गत अन्य क्षेत्रीय बोलियां समाविष्ट नहीं है। संपूर्ण देश में भाषा में एकरूपता व उसमें अनुशासित रखने के लिए मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। मानक का अर्थ होता है परिनिष्ठित, आदर्श या श्रेष्ठ। क्या अर्थ होता है मानक का? परिनिष्ठित, आदर्श या श्रेष्ठ। भाषा के जिस रूप का व्यवहार शिक्षा, प्रशासनिक कार्यों, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उसमें उपस्थित विभिन्न विषमताओं को दूर करके उसमें साम्यता लाकर एक रूप में किया जाता है, वही भाषा का मानक रूप होता है। किसी क्षेत्र की स्थानीय या आंचलिक बोली का शब्द भंडार सीमित होता है तथा उसका कोई नियमित व्याकरण भी नहीं होता है, जिसके कारण इसे आधिकारिक या व्यावहारिक भाषा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए इसे ऐसी बोली विशिष्ट भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि कारणों से अपना एक व्याकरणिक रूप विकसित कर लेती है, जो पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में लिखित रूप से जिसका प्रयोग होने लगता है। इस प्रकार वह बोली एक मानक भाषा बन जाती है जिसका प्रयोग कैसे होता है? शिक्षा में भी, प्रशासन में भी, व्यापार में भी, सभी में, पत्राचार में। ठीक है, वही भाषा मानक भाषा होती है। भाषा प्रयोग की दृष्टि से यह बोली व्यापक होती है और एक आदर्श परिनिष्ठता को प्राप्त कर लेती है। इसकी एक मानक शब्दावली का जन्म होता है जिससे यह मानक भाषा शुद्ध व परिमार्जित हो जाती है। भाषा का मानकीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय भाषा के स्तर पर चाबी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कुंजी, खोलनी, चाबी आदि। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि पूरे हिंदी प्रदेश में चाबी को खोलनी या कुंजी कहा जाए और सभी को समझ आ जाए। इसलिए इस शब्द के यदि एक मानक रूप चाबी को स्वीकृत किया जाए तो पूरा हिंदी प्रदेश इसके प्रयोग को समझ जाएगा। इस प्रकार है स्पष्ट होता है कि भाषा का मानकीकरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। एक आदर्श या मानक भाषा अपने आप में जीवंत, स्वायत्त और ऐतिहासिक होती है। यह है मानक भाषा। ठीक है, अब है राजभाषा और राष्ट्रभाषा तथा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर नेट एग्जाम। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 के अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, राजभाषा का प्रावधान संविधान के कौन सी धारा में है? अनुच्छेद 343 से 351 में। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अंग्रेजी में होगा। ठीक है, जो अनुच्छेद 120 है वो क्या है? संसद की भाषा से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 210 है वो है विधानमंडल की कार्य राज्य की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी में होगा। प्रावधान इसमें किया गया है। अब है भाग 17 राजभाषा। ठीक है, राजभाषा का प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 17 में है। ठीक है, इसके अंतर्गत अध्याय 1 में क्या है? संघ की भाषा। ठीक है, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, इसमें और क्या प्रावधान किए गए हैं कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए पहले से प्रयोग किया जा रहा है। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजन में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। ठीक है, और क्या प्रावधान है इसमें?
संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों की देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। ठीक है, क्या है? संघ की राजभाषा है अनुच्छेद 343 में। और अनुच्छेद 344 में क्या है? राजभाषा के संबंध में आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 344 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा आयोग किया जा सकता है राजभाषा के संबंध में, और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत पारित की जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 344 में है ये प्रावधान। अब है अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 345, 346 और 347 है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, प्रादेशिक भाषा, भाषाएं या हिंदी ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है? राज्य की भाषा और राजभाषाओं के संबंध में है कि कौन सी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। ठीक है, प्रादेशिक भाषा हिंदी का प्रयोग या फिर जैसी पहले से व्यवस्था होगी उसके अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। अनुच्छेद 346 के अंतर्गत क्या है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा संघ द्वारा तदत्मय प्राधिकृत भाषा आपसी करार होने पर दो राज्यों के बीच हिंदी का प्रयोग होगा। ठीक है, अनुच्छेद 346 में क्या है? पत्राचार की भाषा है, जो एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के बीच जो पत्र आदि की भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। इसका प्रावधान अनुच्छेद 346 में किया गया है। अब है अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, अनुच्छेद 347 में क्या है? किसी राज्य की जनसंख्या के द्वारा अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा के संबंध में क्या है? विशेष उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 347 के अंतर्गत। अब है अध्याय 3 SC HC आदि की भाषा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के संबंध में ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 348 349। अनुच्छेद 348 के अंतर्गत SC और HC में और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, उपबंध होने तक अंग्रेजी जारी। ठीक है, जब तक उपबंध नहीं हो जाता तब तक अंग्रेजी भाषा में ही इस संसद SC और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कार्य किए जाएंगे। अनुच्छेद 349 के अंतर्गत भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति और पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो राजभाषा संबंधी विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जाएगा, और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 349 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अब है अध्याय 4 विशेष निर्देश, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 350 और 351 आते हैं। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में। इसके अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा होगी को मातृभाषा में दी जाएगी। इसका प्रावधान अनुच्छेद 350 में है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेषाधिकारी की नियुक्ति, ये भी अनुच्छेद 350 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे यह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित की जाए। ठीक है, अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी के विकास के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। अब है राजभाषा आयोग 1955। राजभाषा आयोग 1955 में क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की जिसके 21 सदस्य थे। इस आयोग के कुछ मुख्य सुझाव निम्न हैं। किन्हीं मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है।
हिंदी सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है, यही संपूर्ण भारत का एक माध्यम है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए और हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हो। संसद व विधानमंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए। भारत की भाषाओं में निकटता लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये क्या है? राजभाषा आयोग 1955 में ये प्रावधान किए गए हैं। अब है 52वां संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा वर्ष 2004 में 4 भाषाएं बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली जोड़ी गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि हिंदी को 1965 तक राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाए। इसके बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग संसद और सरकार के आदेश, सुझाव, अधिनियम, अनुदेश और नियम निर्धारित किए जिसके द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब है राजभाषा अधिनियम 1976। इस अधिनियम के द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 1976, राजभाषा अधिनियम 1976। भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया। क वर्ग के क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली, ये सभी जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है। यहाँ पे राजभाषा के तौर पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ख वर्ग के क्षेत्र पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार। ठीक है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग राजभाषा के रूप में किया जाता है। अब है गौ वर्ग के क्षेत्र शेष सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। केंद्रीय कार्यालयों में क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में और तथा देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। ख श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी पत्र रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। यदि आवेदन या अपील हिंदी में हो या उस पर हस्ताक्षर हिंदी में है तब उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। जहां 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हो वहां टिप्पणी, प्रारूप इत्यादि का कार्य हिंदी में ही किया जा सकेगा। वह हिंदी की वर्तमान स्थिति। हिंदी में विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है विश्व में हिंदी। फिर भी भारत में यह उपेक्षित रही है। आज भी सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का ना होना है। यदि हमारी सरकार अदम्य इच्छा शक्ति रखे तो वह दिन दूर नहीं जब यह भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर आ जाएगी। हिंदी भाषा आज भी उपेक्षा का शिकार है। 1815 ईस्वी में जर्मनी के स्वतंत्र होने पर बिस्मार्क ने आदेश दिया था कि 1 वर्ष के भीतर सभी कामकाज जर्मन भाषा में होंगे। जो नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। 1 वर्ष के भीतर ही जर्मन भाषा राजभाषा बन गई, परंतु भारत में अंग्रेजी के वक्तों के कारण यह पूर्णतः राजभाषा नहीं बन पाई। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है कि अभी भी हिंदी को पूरे भारत में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। वह संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा वह भाषा है जो हमें अन्य लोगों के संपर्क में लाए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्तमान में अंग्रेजी संपर्क भाषा का कार्य कर रही है, क्योंकि यदि हमें तमिल भाषा भाषी व्यक्ति के संपर्क साधना है तो तमिल आनी चाहिए, अन्यथा अंग्रेजी। प्रत्येक जाति या देश की एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, एक ऐसी भाषा जो उस देश में कहीं चले जाने पर काम आए, अर्थात जिसका व्यवहार देशव्यापी हो। भारत में हिंदी संपर्क भाषा काफ़ी लंबे समय से रही है। दक्षिण से आकर मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य और अन्य आचार्य संपूर्ण भारत में इसी भाषा के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार करते रहे।
दक्षिण के तीर्थों तिरुपति, मदुरई, कन्याकुमारी और रामेश्वरम तक उत्तर भारत के लोग जाते थे तो हिंदी का उपयोग होता था। वर्तमान में रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हिंदी का बेहतर प्रचार प्रसार कर रही है। सभी प्रदेशों के लोग हिंदी प्रदेशों में आकर सरकारी प्राइवेट नौकरी करते हैं तथा वे शीघ्र ही हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हिंदी का संपर्क भाषा रूप कैसा है? उज्ज्वल है। ठीक है, संपर्क भाषा आगे समझ। अब है संचार माध्यम और हिंदी। रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार वाणी, लेखन या संकेतों द्वारा विचारों, अभिमतों या सूचना का विविध विनिमय करना संचार कहलाता है। ठीक है, संचार एक क्या है? अर्थपूर्ण संदेश है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सूचना का आदान प्रदान करता है। संचार से सूचनाओं का आदान प्रदान होने के साथ साथ हमारा जनसंपर्क बढ़ता है। हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सूचनाएं अधिक होने पर व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानवान व शक्तिशाली होता है और वह अधिक से अधिक उच्च परिस्थिति प्राप्त करता है। संचार के माध्यम है रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पोस्टर, पैम्पलेट, वीडियो, ऑडियो, कैसेट, डीवीडी, सीडी, उपग्रह संचार आदि। इंटरनेट का उपयोग आज प्राय जीवन में के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। इस तकनीक का व्यापक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में होता है। कंप्यूटर पर संदेश टाइप करके इसे भेजने का कार्य इसके द्वारा ही संपन्न होता है। इंटरनेट सेवा का सर्वाधिक लाभ व्यापारियों, उद्यमियों, चिकित्सकों, शिक्षकों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को हुआ है। उद्यमियों और व्यापारियों को घर बैठे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख का पता चल जाता है। संचार के क्षेत्र में अत्याधुनिक संचार प्रणालियों का प्रयोग होने लगा है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सूचना और संदेश कम समय में अत्यधिक लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। आधुनिक संचार प्रणाली की उपयोगिता सरकारी प्रशासन से लेकर कंपनी प्रबंधन, विपणन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, घरेलू आंकड़ों के प्रोसेसिंग आदि तक फैली हुई है। आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान तथा उपग्रह संचार के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला भारत के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। इसने देश के आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करने में मदद पहुंचाई है। आज लोग घर बैठे बैठे अपने टीवी पर हवाई जहाज तथा ट्रेन में अपने आरक्षण की अंतिम स्थिति की सहजता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देश की घटना की जानकारी चंद मिनटों से प्राप्त कर सकते हैं। टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि पर हिंदी का बहुत प्रयोग हो रहा है। ये हिंदी ही है जिसके माध्यम से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। विज्ञापन भी हिंदी में ही दिखाए जाते हैं। संचार माध्यमों में हिंदी का इतना अधिक प्रयोग हुआ है जिससे हिंदी का भविष्य उज्जवल बना है। हिंदी भाषी फिल्में भी हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही है। आइए अब बात करते हैं कंप्यूटर और हिंदी। कंप्यूटर से हिंदी किस प्रकार से जुड़ी है? कंप्यूटर आज का युग प्रौद्योगिकी, सूचना तथा संचार का युग है। कैसा है? प्रौद्योगिकी, सूचना तथा संचार का युग। सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी उपकरणों के माध्यम से सूचनाओं का संकलन तथा संप्रेषण करता है। सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का महत्व अवर्णनीय है। आज के युग में कंप्यूटर के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो नई क्रांति हुई है वह है यांत्रिकी और कंप्यूटर की नई भाषाई मांगों का पूरा करना। इन नई भाषाओं में हिंदी का भी अपना विशेष महत्व है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी की शब्द संपदा का नित विस्तार होने से कंप्यूटर और हिंदी एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। धीरे धीरे अन्य देशों में हिंदी के पठन पाठन और प्रचार प्रसार में तेजी से वृद्धि हुई है। दूरसंचार के माध्यमों में हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चूँकि हिंदी भारत का व्याकरण वैज्ञानिक, हिंदी भाषा का जो व्याकरण है वो कैसा है? वैज्ञानिक व्याकरण है। इसलिए देवनागरी लिपि कंप्यूटर के लिए अनुकूल है। कंप्यूटर युग में हिंदी के प्रयोग की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को शुरू किया है। ठीक है, कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। आज विंडोज़ प्लेटफॉर्म में कार्य करने के लिए हिंदी में अनेक सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध है, जैसे सीडैक, लीप ऑफिस, अक्षर फॉर विंडोज़ आदि। हिंदी भाषा में वेब पेज विकसित करने के लिए प्लग इन पैकेज तैयार की गई है।
जिसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था अपना वेब पेज हिंदी में प्रकाशित कर सकता है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के परस्पर सहयोग से हिंदी भाषा का प्रसार तीव्र गति से होने की संभावनाएं बढ़ गई है। माइक्रोसॉफ्ट, रेडिफ, गूगल, याहू आदि विदेशी कंपनियां अपनी वेबसाइट पर हिंदी भाषा को स्थान दे रही है। इंटरनेट सेवा के अंतर्गत ईमेल, वॉइसमेल आदि के कारण हिंदी भाषा के विकास व संप्रेषण की संभावनाएं बढ़ गई है। हिंदी वर्ड नेट पर हिंदी शब्दों के एक विशाल भंडार को विकसित किया गया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी और कंप्यूटर को जोड़ने में काफ़ी प्रयास किए गए हैं, परंतु अभी भी तकनीकी के दृष्टिकोण से पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हुई है। अतः इस क्षेत्र में अभी युद्ध स्तर पर काफ़ी कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हिंदी के प्रचार प्रसार में वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सके। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? हिंदी के प्रयोग के विविध रूप। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।